हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 26 पार्ट है। इसके अलावा मैंने 25 पार्ट के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर यूपी RVNL, ठीक है, इसरो एंड DMRC के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें आपको 25 पार्ट मिल जाएंगे। आज का भी हम उसमें ऐड कर देंगे, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर चल रहा हूँ, तो मेरा ट्रांजिस्टर आज मैं ट्रांजिस्टर स्टार्ट करूँगा। इसके पहले मेरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड खत्म हो चुका है। ठीक है, जो EDC का पार्ट होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स और हमारा डायोड, ये दो चीज़ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के जो मैक्सिमम 5 ईयर में, पिछले 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं रखा हूँ क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, BJT का अर्थ है। BJT का अर्थ क्या होता है, BJT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो BJT क्या होता है, बाइनॉमियल जंक्शन टर्मिनल होता है या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT का हमारे फुल फॉर्म यही होता है, अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, BJT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, BJT फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर आर मोस्टली यूज्ड एज। ठीक है, ट्रांजिस्टर अधिकतम उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर में, या ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज रेगुलेटर में, या ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीलेटर में, या ऑप्शन नंबर डी है एम्पलीफायर में। दोस्तों पहले हम एक एक बता देते हैं। रेक्टिफायर में क्या प्रयोग करते हैं हम, रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में क्या प्रयोग करते हैं, जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटर में क्या यूज करते हैं हम, फीडबैक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फीडबैक सर्किट का हम प्रयोग करते हैं ऑक्सीलेटर में। इसके अलावा हमारा बच्चा क्या, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में ही हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, ये हमारा एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, एम्पलीफायर में। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए सर्किट बाय। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर किस परिपथ के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है, किस परिपथ के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, एक्सेसिव हीट के द्वारा, मतलब कि अत्यधिक गर्मी के कारण, या एक्सेसिव लाइट के कारण, अत्यधिक प्रकाश के कारण, या सेचुरेशन के कारण, या कटाव के कारण। ठीक है, दोस्तों क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो हमारा होगा, ये एक्सेसिव हीट के कारण हम ट्रांजिस्टर को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अत्यधिक गर्म होगा तो ट्रांजिस्टर हमारा नष्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। ठीक है, जब हीट जनरेट होती है, जब हीट जनरेट होगी, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो हमारी जो लीकेज करंट होती है, जो सेचुरेशन करंट होती है, रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO। ठीक है, रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO हमारा इंक्रीज करेगा। जब रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO इंक्रीज करेगा तो हमारी कलेक्टर करंट IC इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब कलेक्टर करंट IC हमारी इंक्रीज करेगी तो कलेक्टर जंक्शन पर, ठीक है, कलेक्टर जंक्शन पर क्या होगा, पावर का व्यय अधिक होगा। ठीक है, पावर लॉस अधिक होगा। जब पावर लॉस अधिक होगा तो जंक्शन क्या करेगा, जंक्शन पे हीट जनरेट होगी। जब जंक्शन पे हीट अधिक जनरेट होगी तब क्या होगा, ट्रांजिस्टर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम थर्मल रनवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल रनवे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम थर्मल रनवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, एक्सेसिव हीट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इन ए PNP ट्रांजिस्टर इज फ्रॉम। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर में धारा का निर्धारित बहाव है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का बहाव कैसे होता है,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एमीटर टू बेस होता है, या बेस टू एमीटर होता है, या बेस टू कलेक्टर होता है, या एमीटर टू कलेक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, हम पहले हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर होगा, ये हमारा बेस का, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा और ये हमारा एमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब एरो अंदर की तरफ होती है तो क्या होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम पी एन पी, ठीक है, तो इसको याद रखिए आप, जो धारा का प्रवाह होता है हमेशा कैसे होता है पी से एन की तरफ होता है। ठीक है, पी से एन की तरफ होता है, तो पी हमारा कहाँ है, हमारा देखो जो यहाँ पे एरो लगी होती है वो टर्मिनल हमारा क्या होता है, वो टर्मिनल हमारा एमीटर होता है, उसके ऊपर वाला टर्मिनल कलेक्टर का होता है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल हमारा क्या होता है, हमारा टर्मिनल बेस होता है। तो एमीटर बेस एंड कलेक्टर, तो एरो लगी है तो हमारा क्या है, हमारा पी है, उसके बाद एन कहाँ है, एन हमारा यहाँ है, तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या है एमीटर से बेस। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, एमीटर टू बेस हो रहा है। ठीक है, एमीटर टू बेस हो रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह। ठीक है, ऐसे अगर हम देखते हैं, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता हमारा, तो यदि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो क्या होता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम बना लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो हमारी हो गई इस तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा एन। ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा बेस। हमने बताया कि धारा का प्रवाह हमेशा कैसे होगा, पी से एन की तरफ होगा, तो हमारा पी इधर है, एन इधर है, तो धारा का दिशा किस तरफ होगा, इस तरफ होगी, जो कि किसको इंगित कर रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को। तो इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा, बेस टू एमीटर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होगा, बेस टू एमीटर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का निर्धारित बहाव है, तो क्या है एमीटर टू बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एमीटर टू बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी में है कॉमन इमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है कॉमन बेस, या ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, या ऑल ऑफ दी एबव। तो दोस्तों क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस किसका अधिकतम होता है, कॉमन कलेक्टर का होता है। ठीक है, ये तो रहा रटने का तरीका कि कॉमन कलेक्टर का इम्पीडेंस अधिक होता है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बात क्या कर रहा है कॉमन कलेक्टर की, तो हम कॉमन कलेक्टर की सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉमन कलेक्टर, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमारा इमीटर है, इधर आके ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा, ये हमारा इनपुट टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज मिलेगी इधर, और इधर हमको क्या मिलेगी, इधर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये वाला टर्मिनल हमारा क्या है, एमीटर का है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों दो जंक्शन होते हैं, एक होता है जेई जो कि होता है एमीटर बेस जंक्शन, ये हमारा कौन सा जंक्शन है, जेई एमीटर बेस जंक्शन। एक होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन, ये होता है हमारा जेसी। ठीक है, अब देखिए कि इनपुट साइड कौन सा है हमारा, इनपुट साइड हमारा कौन सा है, इनपुट साइड हमारा है जेसी जंक्शन। ठीक है, इनपुट साइड जेसी है, और आउटपुट साइड हमारा कौन सा है, आउटपुट साइड हमारा जेई है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है अगर नॉर्मल बायस होता है तो जेई जो जंक्शन होता है हमारा क्या होता है, वो होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जेई जंक्शन हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन जो हमारा जेसी जंक्शन होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स बायस होता है। ठीक है, मतलब जेई मतलब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, हमने इसके पहले बताया था कि यदि सर्किट फॉरवर्ड बायस में होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेई का मान क्या होगा, लो होगा। उसके बाद ये सर्किट हमारे रिवर्स बायस में है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है,
तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो हमारा क्या है कि जो कॉमन कलेक्टर है क्या है हमारा, उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है, ठीक है, अधिक होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर। इसका इनपुट इम्पीडेंस अधिक होता है लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, लो होगा, ठीक है। आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन बेस करंट गेन ऑफ ए PNP bipolar transistor is 0.99, देन कॉमन एमीटर करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, ठीक है। मतलब कह रहा है कि PNP ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस परिपथ का जो धारा प्रवर्धन गुणांक है वो 0.99 है। तो इस ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर परिपथ का धारा लाभ क्या होगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं कॉमन बेस का क्या होता है। तो कॉमन बेस जो होता है उसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कॉमन बेस हमारा अल्फा का मान दिया हुआ है 0.99, ठीक है। और कॉमन एमीटर की बात कर रहा है तो कॉमन एमीटर हमारा क्या होता है, बीटा होता है। बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं बीटा का फार्मूला क्या होता है, याद करने का तरीका ही बताया था। हमको बीटा ज्ञात करना है, बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान अधिक होता है। तो एल्फा अपान 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीटा का मान तभी अधिक आएगा जब नीचे की वैल्यू हमारी कम होगी। तो नीचे की वैल्यू कम करने के लिए हम निगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम अल्फा का मान रखते हैं 0.99 अपान 1 माइनस 0.99, ठीक है। जब 1 माइनस 0.99 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.01, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 0.99 अपान 0.01, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हमारा कट गया तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान हमारा आ जाएगा 99, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से, सॉरी दोस्तों, अल्फा का मान नहीं, बीटा का मान होगा, ठीक है। बीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, बीटा का मान हमारा हो जाएगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है, एक्टिव कंपोनेंट की बात कर रहा है। ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी में है। प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर सी में है। धारित्र है, ऑप्शन नंबर डी में है। प्रेरित मतलब इंडक्टर है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर जितने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो ट्रांजिस्टर हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर विन्यास उपयोगी धारा लब्धि देता है, ठीक है। करंट गेन कौन सा देता है। ऑप्शन नंबर ए में है अकेले सी देता है, या ऑप्शन नंबर बी में है अकेले सी बी मतलब कॉमन बेस देता है, या ऑप्शन नंबर सी में है अकेले सी सी देता है, ओनली सी सी, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी में है सी सी तथा सी सी दोनों देता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको जो करंट गेन जो मिलता है वो हमको कॉमन एमीटर से मिलता है और कॉमन कलेक्टर से भी मिलता है। कॉमन कलेक्टर से हमको मैक्सिमम गेन मिलता है करंट गेन, ठीक है। और कॉमन एमीटर से थोड़ा उससे कम मिलता है। तो इस क्रम में हमारा क्या हो जाएगा कि हमको दोनों मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कॉमन एमीटर से भी हमको करंट गेन मिलता है और कॉमन कलेक्टर से भी करंट गेन मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है, होल्स होता है या इलेक्ट्रॉन होता है या ANB दोनों होता है। दोस्तों अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो PNP में क्या होता है, उसमें होल्स हमारा मेजॉरिटी कैरियर में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, होल्स, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन, ठीक है। ट्रांजिस्टर प्रचालित किया जा सकता है एक्टिव रीजन ओनली एक्टिव रीजन में हम ऑपरेट कर सकते हैं, या कट ऑफ रीजन में, या सेचुरेशन रीजन में, या ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव मोड भी काम करता है, कट ऑफ मोड में भी काम करता है और सेचुरेशन मोड में भी काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे एमीटर बेस जंक्शन को कैसे पसंद करते हैं, जेई से, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन को जेसी से, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मोड, किस मोड में कौन ऑपरेट करेगा, ठीक है, ऑपरेशन मोड। इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। यदि हमारा जेई फॉरवर्ड बायस, जेसी में हमारा फॉरवर्ड बायस, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, सेचुरेशन मोड में होगा, ठीक है, सेचुरेशन मोड में होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, सेचुरेशन मोड में होगा। यदि जेई जंक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और जेसी जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तब ट्रांजिस्टर हमारा कैसे कार्य करेगा, एक्टिव मोड में, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारा रिवर्स बायस होगा और हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, तब क्या होगा, इन्वर्टेड मोड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड मोड होगा। इसके अलावा यदि हमारा दोनों रिवर्स बायस होगा, ठीक है, यदि दोनों जंक्शन हमारे रिवर्स बायस होंगे, ये भी हमारा जेई भी रिवर्स बायस होगा और जेसी भी रिवर्स बायस होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो कट ऑफ रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि हमारा एमीटर बेस जंक्शन जेई फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन जेसी रिवर्स बायस में है, तो सर्किट ट्रांजिस्टर हमारा किस मोड में ऑपरेट होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जब रिवर्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में है, क्या होगा, एक्टिव मोड में काम करेगा। तो आपको एक्टिव मोड वहाँ पे ऑप्शन में टिक करना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बीजेटी, एक बीजेटी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बीटा इक्वल टू होगा अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा, या अल्फा इक्वल टू होगा बीटा अपान बीटा माइनस 1, या बीटा इक्वल टू होगा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान बीटा। तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें रिलेशन सी सही है, ठीक है, क्योंकि बीटा का मान जब ज्ञात करते हैं तो नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। बीटा इक्वल टू होगा अल्फा अपान और माइनस अल्फा, लेकिन जो अल्फा का मान ज्ञात करते हैं तो होना चाहिए बीटा अपान 1 प्लस बीटा होना चाहिए, ठीक है। बीटा अपान 1 प्लस बीटा, ये अल्फा के केस में सही होता है, जो कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने, क्योंकि दोनों रिलेशन पे सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाता हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में, ढूंढ कर उसे सिलेक्ट करने में कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है, साथ में लाइक करेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, हर जगह आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A transistor has a current gain of 0.99 in the CB mode. Its current gain in the CC mode is, ठीक है। तो हमको मान दिया हुआ है CB मोड का, तो CB मोड हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। CB का मान होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा मान दिया हुआ है 0.99। हमको CC मोड में ज्ञात करना है, गामा का मान हमको ज्ञात करना है। तो गामा का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो गामा का मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा का मान होता है 0.99 अपान 1 माइनस 0.99। जब इसे माइनस करेंगे तो 0.99 अपान हो जाएगा 0.01, इससे कट जाएगा, इससे बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का मान हमारा हो जाएगा 99, ठीक है। तो हम जब गामा का मान निकालते हैं, गामा मान इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 होता है। गामा का मान क्या होता है, बीटा प्लस 1। तो 99 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 99 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। गामा का मान कितना आ जाएगा, गामा मान क्या आ जाएगा 100। तो कॉमन कलेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो दोस्तों। ये देखो सिंपल से न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में पूछेगा आपके, यही आपका इसरो का एग्जाम हो या आपका यूपी आर टेक्नीशियन ग्रेड 2 का एग्जाम हो। इसके अलावा अभी वैकेंसी आई दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी है DMRC में, लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, कोई भी वैकेंसी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीकेज करंट इन द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, सिलिकॉन अर्धचालक में क्षरण धारा डॉट डॉट के क्रम में होती है, एम्पियर में होती है या मिली एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है या नैनो एम्पियर में होती है, ठीक है। तो हमने बताया था दोस्तों किस में होती है, नैनो एम्पियर में होती है सिलिकॉन की रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। तो सिलिकॉन किस में होती है, नैनो एम्पियर में होती है। जर्मेनियम की जो हमारी होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है। जो हमारा मिली एम्पियर दिया हुआ है डायोड की फॉरवर्ड करंट होती है, ठीक है। डायोड की जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, तीनों चीज़ में से एक नई चीज़ हमेशा पूछता रहता है, इसलिए मैं हर वीडियो में प्रयास करता हूँ कि आपको इसकी याद दिलाता रहूँ, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर, ठीक है। निम्न में से कौन सा विन्यास एमीटर फॉलोअर प्रोडक्ट के लिए प्रयोग होता है, कॉमन बेस या कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर या नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एमीटर फॉलोअर के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर को हम इम्पीडेंस मैचिंग में भी प्रयोग करते हैं, किसमें, इम्पीडेंस मैचिंग में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर हैज, एक एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर है, करंट गेन दैट इज ऑलवेज लेस देन एन, मतलब धारा गेन जो हमेशा एक से कम होता है एमीटर फॉलोअर में, या वोल्टेज गेन जो हमेशा एक से कम है, या बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा होती है, या बहुत अधिक आउटपुट प्रतिबाधा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो हमारा काम, देखो एमीटर फॉलोअर क्या होता है, एमीटर फॉलोअर हमारा कॉमन कलेक्टर होता है। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, जो करंट गेन होती है हमेशा एक से अधिक होती है, ग्रेटर देन वन करंट, ठीक है। करंट गेन जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। इसके अलावा जो वोल्टेज गेन होता है वो हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वोल्टेज गेन हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। सीसी का जो होता है, सीसी को ही बोलते हैं हम एमीटर फॉलोअर सर्किट, ठीक है। तो इसका हमेशा क्या होता है, वोल्टेज गेन एक से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक संभावित बीजेटी विन्यास नहीं है, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन करंट कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दोस्तों सीसी होता है, सीबी होता है, सी होता है, लेकिन एक कॉमन करंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यही होता है जो कि नहीं होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बीजेटी इज इन रिवर्स एक्टिव मोड इफ, ठीक है। एक बीजेटी व्युत्क्रम या सक्रिय मोड में होता है, ठीक है। रिवर्स मोड पूछा है दोस्तों, इसे मैंने बोला था कि इन्वर्टेड मोड होता है, इसके पहले मैंने अभी बताया था आपको। तो ये पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बोथ एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, या बोथ एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस, या ऑपरेशन ऑफ दी डिवाइस इज वेरी पुअर, ठीक है। उपकरण का संचालन बहुत खराब होता है, ठीक है। तो क्या होता है रिवर्स एक्टिव मोड दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बताया था, यदि एमीटर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, तो क्या होगा, वो इन्वर्टेड मोड या रिवर्स मोड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इससे दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं ट्रांजिस्टर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रांजिस्टर टेस्टर द ट्रांजिस्टर अंडर टेस्ट वर्क एज, ठीक है। ट्रांजिस्टर टेस्टर में ट्रांजिस्टर टेस्ट के दौरान की तरह वर्क करता है, किसकी तरह कार्य करता है, जब ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर टेस्टर की तरह प्रयोग करते हैं तब, एक डिफरेंटिएटर की तरह, एक स्विच की तरह, एक ऑक्सीलेटर की तरह, या एक इंटीग्रेटर की तरह, ठीक है। जब हम ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर टेस्टर की तरह प्रयोग करते हैं तो वह एक ऑक्सीलेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस द एमिटर जंक्शन इज, ठीक है, सामान्य अभिनित वाले पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक जंक्शन क्या होता है, ठीक है, इज ऑलवेज रिवर्स बायस होगा, हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा, या ऑफर ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत अधिक रेजिस्टेंस रहेगा, या ऑफर ए लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोधकता प्रदान करता है, या रिमेन्स ओपन सर्किट। क्या क्या होता है दोस्तों जो हमारा, ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे एग्जामिनर ने इसको घुमाया है, ठीक है। जब हमारा ट्रांजिस्टर नॉर्मल बायस में होगा, मतलब एक्टिव मोड में होगा, तो क्या होता है कि हमारा जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस में होगा। जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो हमने बताया था कोई चीज़ अगर फॉरवर्ड बायस में होगी तो उसकी जो रजिस्टेंस की वैल्यू होगी क्या होगी, वो लो होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निम्न प्रतिरोधकता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट है, नीचे दी गई आकृति दर्शाती है। तो आपको बताना है कि जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है एक ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, या जीना डायोड है या पावर डायोड है, क्या है, आपको ही बताना है, ठीक है। तो हम दोस्तों इसको पहले बताया था कि इसे आप पहले जो है, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो क्या होगा, पहले आप एक बार लिख लीजिए पी एन पी, ठीक है। तो हमने बताया था धारा का प्रवाह किससे होता है, पी से एन की तरफ होता है, तो पी से एन की तरफ धारा का प्रवाह है नहीं, ये तो गलत हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर से हम क्या लिखते हैं, एन पी एन लिखते हैं, एन पी एन। अब उसमें देखते हैं धारा का प्रवाह पी से एन की तरफ हो रहा है, हाँ देख रहे हैं धारा का प्रवाह पी से एन की तरफ हो रहा है, तो क्या हो गया है, धारा कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, ये ट्रांजिस्टर एन पी एन हो गया, ठीक है। इसके अलावा पहचानने का और तरीका है, यदि करंट बाहर की तरफ जा रही है तो एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा, यदि करंट अंदर की तरफ फ्लो करेगी तो पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। दो तरीके हैं ट्रांजिस्टर को पहचानने के, जो आपको अच्छा लगे आप वही करें, ठीक है। तो हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज, किसी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लब्धि होती है, ठीक है। करंट गेन क्या होगा, कॉमन एमीटर में, ठीक है। यदि आपको याद हो तो आप डायरेक्टली मार सकते हो, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन दोस्तों हमको याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रटने का प्रयास थोड़ा कम करते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे बढ़ते नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो वहीं से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर बना, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा गामा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एमीटर है, एमीटर टर्मिनल करंट कौन से प्रवाहित होगी, आई। ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर में टर्मिनल कौन सी करंट प्रवाहित होगी, आई सी, ठीक है। ये बेस टर्मिनल है तो बेस में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आई बी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम एल्फा इक्वल टू आई सी अपान आई ई का रेशियो, एल्फा इक्वल टू क्या आ गया, आई सी अपान आई ई, ठीक है। आई सी अपान आई आ गया, तो आई सी अपान आई में क्या एब्सेंट है, बी एब्सेंट है, तो बी अगर एब्सेंट है मतलब आई बी करंट इसमें नहीं, मतलब क्या है, बी को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है, मतलब बेस टर्मिनल कॉमन कर दिया, मतलब अल्फा किसके लिए हो गया, अल्फा हो गया हमारा कॉमन बेस के लिए। तो कॉमन बेस के लिए वैल्यू हमारी क्या हो गई, आई सी अपान आई, एक यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं दोस्तों, मिटाने के बाद नेक्स्ट वाला लिखते हैं, ठीक है। इस तरह मिट नहीं रहा है, रुको एक मिनट फिर से हम, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं बीटा की वैल्यू, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ट्रांजिस्टर, ये हमारा बीटा है, ये अल्फ़ा है हमारा, ये हमारा गामा है। तो हमारे यहाँ पे हमारी आईसी है, यहाँ पे हमारी आईबी है, और यहाँ हमारा आई है, ठीक है। अल्फ़ा का मान हमने निकाल लिया, हम पता चल गया अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा हमारा सी बी है। इसी तरह हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो बीटा इक्वल टू क्या करेंगे, आई सी अपान आई बी, ऐसे क्रम से चलेंगे, ठीक है। ऐसे क्लॉक वाइज आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है। तो आई सी अपान आई बी रखेंगे, जब आई सी अपान आई बी रखेंगे तो इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें एमीटर करंट एब्सेंट है, मतलब क्या हो गया, एक कॉमन एमीटर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक कॉमन एमीटर, मतलब एमीटर टर्मिनल को हमने जब ग्राउंड कर दिया तभी तो इसमें करंट एमीटर करंट एब्सेंट है, क्योंकि एमीटर करंट क्या हो जाए, ग्राउंड हो जा रही है। तो हमारा क्या हो गया, ये सी हो गया, ठीक है।
तो बीटा हमारा किसके लिए हो गया, बीटा हमारा सी के लिए हो गया, जो कि यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसी क्रम देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है हमारा गामा। तो गामा इक्वल टू हम क्या करेंगे कि गामा इक्वल टू हम लिखते हैं, इसमें ये चीज़ को याद रखना है आपको, हम यहाँ पे क्रम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम पहले ऐसे कर लेते हैं, मतलब आई सी को ऊपर रखेंगे और आई बी को नीचे रखेंगे, ठीक है। यहीं थोड़ा क्रम चेंज होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आई सी अपान आई बी हो गया, ठीक है। तो इस सॉरी दोस्तों, आई सी नहीं होगा, ये होगा आई ई। तो आई ई एमीटर करंट अपान बेस करंट, इसमें कौन सी करंट एब्सेंट है, कलेक्टर करंट एब्सेंट है। तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा गामा, ठीक, गामा हो जाएगा हमारा कॉमन पे। इस चीज़ से आपको तीन चीज़ें मिल गई, ठीक है। कॉमन पता चल गया कौन सा टर्मिनल कॉमन हो रहा है, कौन सी करंट फ्लो हो रही है, अल्फ़ा बीटा गामा किसके लिए हम यूज करते हैं। एक सिंपल से तरीके से आप सारी चीज़ को ऐसे जोड़ सकते हैं। तो कॉमन एमीटर के लिए क्या है दोस्तों, आई सी अपान आई बी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा, आई सी अपान आई बी है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉमन एमीटर का धारा गेन, ठीक है, करंट गेन। हम आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों जब आपको थ्योरी हम पढ़ाएंगे ना, तो इतने अच्छे से आपको हम समझा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं तो टाइम बहुत कम होता है, हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रयास करते हैं वीडियो छोटी रहे, लेकिन थोड़े ही समय में हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा दें। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलता हूँ, ठीक है। हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं, 30 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रयास करते हैं कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन मिल जाए आपको, और जो क्वेश्चन मिले वो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ मतलब सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि अभी मैं आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ा सकें, लेकिन हाँ थ्योरी क्लास भी हम आपको पढ़ाएंगे जस्ट लॉकडाउन के बाद, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट इफ द करंट गेन इज 100 एंड द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, द बेस करंट इज। समान उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ में यदि धारा लब्धि 100 है तो संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है, तो मूल धारा मतलब बेस धारा की बात कर रहा है, बेस धारा क्या होगी, ठीक है। तो हम कॉमन एमीटर में जानते हैं, कॉमन एमीटर में क्या होता है, बीटा का मान दिया हुआ है हमें, बीटा का मान दिया हुआ है हमें 100 और हमको दिया हुआ है, ठीक है, कलेक्टर करंट आईसी का मान दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको बात ज्ञात करना है बेस करंट, ठीक है। तो मेज फार्मूला लगा देते हैं, बीटा इक्वल टू होता है हमारा आई सी अपान आई बी होता है, ठीक है। आई सी अपान आई बी होता है, तो आई बी हमको ज्ञात करना है, आई बी हम उधर ले लेंगे। जब आई बी हम इधर कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई सी अपान बीटा, ठीक है। आई सी अपान बीटा हम कर देते हैं, तो यहीं से हम ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आई बी इक्वल टू, ठीक है। हमको आई सी का मान मालूम है 10 मिली एम्पियर है, 10 × 10⁻³ मिली एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, अपान 100 है। तो इससे हमारा कट गया, ठीक है। ये 10 बचा, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, जो कि 10⁻⁴ ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। 10⁻⁴ ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हमको माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसको हम माइक्रो एम्पियर में चेंज करेंगे। अब जो 10⁻⁴ को माइक्रो एम्पियर में चेंज करना है, मतलब माइक्रो एम्पियर बनाने के लिए 10⁻⁶ चाहिए, 10⁻² इंटू 10⁻+2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻², 10⁻⁴ हो जाएगा हमारा 10⁻6 इंटू 10⁻2 को हम कर सकते हैं 100, ठीक है। तो 100 इंटू 10⁻6, 10⁻6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले मालूम है तो आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन के द्वारा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फेज शिफ्ट ऑकर इन, कला विस्थापन घटित होता है कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में या नॉन ऑफ दी एबव। किस एम्पलीफायर में फेज होता है, मतलब फेज विस्थापन होता है, फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो किस में होता है, कॉमन एमीटर में होता है, जो कि इनपुट आउटपुट का इन्वर्ट होता है, 180 डिग्री होता है। बाकी सी बी में क्या होता है, 0 होता है, सी सी में भी क्या होता है, 0 होता है। तो पूछता है सी सी और सी बी में कितना होता है, कला विस्थापन 0 होता है, लेकिन सी ए में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कॉमन एमीटर में ही फेज शिफ्ट पाया जाता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दी इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर की निवेश प्रतिबाधा होती है, हाई होती है, लो होती है, वेरी लो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है या निगेटिव होती है, क्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब हम ट्रांजिस्टर की बात, ओनली हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, जब किसी मोड की बात नहीं करता है तो हम ट्रांजिस्टर को मान के चलते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा किस मोड में है, ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हमेशा एक्टिव मोड में ही यूज किया जाता है, रियली ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ही हम यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर ट्रांजिस्टर में कोई मोड नहीं दिया हुआ, ओनली ट्रांजिस्टर की बात करता है, ट्रांजिस्टर को मान के चलते हैं हमारा एक्टिव मोड में है। जब ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में है तो हमारा जो इनपुट में आएगा क्या आएगा, इमीटर बेस जंक्शन आएगा, और आउटपुट हमारा क्या आएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन आएगा। ठीक है, तो मीटर बेस जंक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में होता है, जब मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। जब मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिस्टर की जो इनपुट इम्पीडेंस होगी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना कि ओनली ट्रांजिस्टर की बात करता है या नॉर्मल ट्रांजिस्टर की बात करता है तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना, जो एक्टिव मोड होता है, एक्टिव मोड को ही हम एम्पलीफायर में प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर के एक्टिव मोड को हम किस रूप में यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर के एक्टिव मोड को हम एज ए एम्पलीफायर वर्क करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, एक साधारण संग्राही प्रवर्धक में क्या होता है, हाई वोल्टेज गेन बट लो करंट गेन, लो वोल्टेज गेन एंड लो करंट गेन, या हाई आउटपुट इम्पीडेंस बट लो इनपुट इम्पीडेंस, या लो आउटपुट इम्पीडेंस बट हाई इनपुट इम्पीडेंस। दोस्तों मैंने अभी बताया था इसके पहले भी, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सीसी के केस में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में आईसीबीओ को निम्न घटाकर कम किया जा सकता है। ये आईसीबीओ इन ट्रांजिस्टर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग, आईसीबीओ को हम ट्रांजिस्टर की जो आईसीबीओ क्या है, लीकेज करंट होती है। ठीक है, ये क्या है, लीकेज करंट है, लीकेज करंट को क्या हम घटा बढ़ाकर कम कर सकते हैं, आईबी को, वीसीसी को, आईई को या टेम्परेचर को। दोस्तों जो हमारी लीकेज करंट होती है किस पे निर्भर करती है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, टेम्परेचर को हम कम करके लीकेज करंट को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, जैसे कपिल हो गए, हेमंत जी हो गए, ठीक है, हेमंत वर्मा, ठीक है, यशस्वी पटेल जी। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन पूछते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी से भी, आप सभी का वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। उससे क्या होता है दोस्तों, यदि आप आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में ना, तो आपने जो कमेंट में लिख दिया ना क्वेश्चन को आप कोई भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी प्रयास करें, जैसे सब स्टूडेंट दे रहे हैं, जैसे हेमंत की तरह आप भी दीजिए। ठीक है, सब लोग दीजिए, हेमंत हो गए, कपिल जी हो गए, या आपके पटेल जी हो गए। ठीक है, जितने लोग हैं जैसे सब लोग कमेंट आंसर दे रहे हैं तो आप सब भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हमने कल क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रजिस्टर वैल्यू ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो चालन क्षेत्र में जो हमारा आदर्श डायोड होता है उसका प्रतिरोध क्या होगा। उन्हें बोला जब डायोड हमारा क्या होगा, जब चालन में होगा, कंडक्शन बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड में होगा मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा, जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का क्वेश्चन देख दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट। ठीक है, नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, ये जो फिगर बना हुआ है ये किस चीज़ का फिगर है। ठीक है, आप सबको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन है एलईडी है, जीना डायोड है, टनल डायोड है या बैरेक्टर डायोड है। एक कौन से डायोड का सिंबल बना हुआ है, इस डायोड का नाम लिख के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, हम आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।